सीयूटी इकोनॉमिक्स की तैयारी की इस सीरीज में आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ यूनिट 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय समस्याओं के बारे में। और इससे पहले वाले यूनिट में पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो है विशेषताओं के बारे में, तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस यूनिट से जो रेज हो सकता है वो है केंद्रीय समस्याओं से रिलेटेड। और केंद्रीय समस्याओं में जो प्रमुख टॉपिक हमें पढ़ना है आज वो है कि आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणालियों के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। मतलब इस पूरी क्लास में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, हम क्या करेंगे, आर्थिक समस्याओं को पढ़ेंगे। आर्थिक समस्या समस्या मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या ये होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकता मतलब लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो आवश्यकता होती है वो अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि लोगों की आवश्यकता का जन्म होता है उनके मन से, और मन एक ऐसी चीज है जो कुछ भी सोच लेता है। और जब सोचता है तो बड़ी बड़ी चीजें, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें घूमना फिरना है, हमें समय चाहिए, हर एक चीज चाहिए। लेकिन हर एक चीज पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं। क्योंकि साधन का मतलब होता है, यहाँ पर साधन से सीधा सा मतलब है धन, मतलब पैसा, मतलब मनी। हमारे पास पैसे अनलिमिटेड नहीं है, हम अडानी या अंबानी नहीं है कि अपने हर एक जरूरतों को पूरा कर सके। हमारे पास साधन पूरा करने के जो होते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसे होती है वो लिमिटेड। तो साधन सीमित होते हैं, हमारी जरूरतें असीमित है, तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। हम हर एक चीज को सोच समझ के पूरा करना पड़ता है, तो यही प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को पढ़ना, समझना कि किस तरीके से हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे पास जो धन है, कितना, कहां और कैसे यूज करें कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सभी नहीं, लेकिन मेन आवश्यकताओं को तो पूरा कर ले। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हमें क्या करना होगा, अपने सीमित साधनों का बेस्ट यूज करना होगा, जो कि एक समस्या होती है। इसी समस्या को आर्थिक समस्या। अब बात ये आती है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है, सीमितता क्या है, व्हाट इज स्कैसिटी। सीमितता को हम दुर्लभता का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन जो होते हैं वो सीमित है। तो सीमितता का मतलब क्या हुआ, क्या बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अर्थशास्त्र में सीमितता का सीधा सा मतलब होता है कि मांग के तुलना में वस्तु का कम होना। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, चावल 10 किलो चावल खरीदने के लिए, और उस समय उस दुकान में केवल 5 किलो चावल ही है। इसका मतलब चावल दुर्लभ है आपके लिए उस समय, क्योंकि ये समय से जुड़ा हुआ है। हो सकता है एक दिन, 2 दिन या 1 घंटे, 2 घंटे के बाद चावल अवेलेबल है, तो उस समय सीमितता नहीं होगी। मतलब साफ है कि साधनों की सीमितता, मतलब साधनों की सीमितता का सीधा संबंध है कि अर्थव्यवस्था में जो भी साधन की मांग होती है उसकी तुलना में उन साधनों की पूर्ति, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी, ऊर्जा है, ये सब हमारे पास एक सीमित क्वांटिटी में होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है जितनी कि उसकी मांग है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सीमित साधनों से अगर हम अपनी आवश्यक असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेंगे, तो सीमित साधनों के कई सारे विकल्प हमारे पास ऐसे मौजूद होते हैं, जहां से हम एक चुनाव करना पड़ता है कि जिससे हम सर्वश्रेष्ठ चुनाव कर सके, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करके इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना क्या है, चुनाव की समस्या कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में इसी चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं, जिसको प्रोफेसर एरिक लोन ने एक्सप्लेन भी किया है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या है। मतलब चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है कि हम किस चीज को चुने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए लेके मार्केट में गए और मार्केट जाके आप ये सोचने में लग गए कौन सी सब्जी खरीदे। क्योंकि 100 रुपए से आप जो है बहुत ज्यादा सब्जियां तो नहीं कर सकते, लेकिन 100 रुपए से हम कई सारी सब्जियां जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से किसी को भी खरीद सकते हैं। सारी नहीं, लेकिन किसी को भी। तो किसको खरीदें, कौन सी सब्जी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, कौन सी सब्जी आपकी जरूरतों को पूरा कर देगी। तो सब्जियों को चुनना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए से आप सारी सब्जियां नहीं खरीद सकते। सारी सब्जियां खरीद लिए तो समस्या ही क्या है, लेके पटक दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास 100 रुपए ही है, और 100 रुपए से हम मुश्किल से 2 या 3 सब्जियां खरीद सकते हैं। वो 3 और 4 सब्जियां कौन सी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी सब्जियां भरी हुई है। दैट इज चुनाव की समस्या, और चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या का नाम
दिया गया बेटा ध्यान। तो यहाँ पर एरिक रोल ने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो साधन है उसको विकल्पों में कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, राइट। तो जब हम अलग अलग जगह प्रयोग कर सकते हैं तो कौन सी जगह प्रयोग करें, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, उसी को चयन बोलते हैं, उसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। बाद में इसको प्रोफेसर लेफ्टविच ने भी एक्सप्लेन किया। लेफ्टविच ने क्या कहा कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकता की अधिकतम, सीधी सी बात है, हम अपने साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। सभी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। और चुनना ही अपने आप में एक समस्या है। जो सही चुन लेता है उसकी समस्या का निदान हो जाता है, जो नहीं चुन पाता है उसकी साधन तो खत्म हो ही जाते हैं और समस्या और बढ़ जाती है। तो बात आती है किसी अर्थव्यवस्था में ये जो आर्थिक समस्या है वो क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या के प्रमुख कारण कौन कौन से, तो आर्थिक समस्या की तो बेसिकली दो ही प्रमुख समस्या है, दो ही कारण है। एक कि आवश्यकता असीमित होती है और दूसरा साधन दुर्लभ। लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में असीमित आवश्यकता होती है, जो लोगों की आवश्यकता भी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक उत्पन्न होती है। आज मोबाइल खरीदना है, कल टीवी खरीदना है, फिर मोटरसाइकिल होना है, फिर बुलेट खरीदना है, बुलेट से काम नहीं, फिर ऑल्टो खरीद लेंगे, ऑल्टो से काम नहीं होगा, फिर आप जो है जो है एक टाटा हैरियर खरीद लेंगे, उससे काम नहीं, फिर फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, उससे भी काम नहीं होगा, फिर मतलब धीरे धीरे आपकी जरूरतें बढ़ती चली जाएगी। और हर किसी की आवश्यकता एक दूसरे से अलग होती है। आप किसकी आवश्यकता पूरी करेंगे, पॉसिबल नहीं है हर एक लोगों की आवश्यकता पूरा करना। किस पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, सीमित होते हैं। हम अपने हर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है और वैकल्पिक प्रयोग में से हमें सर्वश्रेष्ठ चयन का पूरा। तो ये सभी चीजों का होना ही आर्थिक समस्या को जन्म देता है और इसी को बोलते हैं आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारक। ओके, राइट, समझ में आ गया। डाउट होता है, कमेंट बॉक्स आपके डाउट के लिए ही बनाया गया ताकि आप अपने डाउट को मुझसे पूछे कमेंट करके, ठीक है। बिल्कुल कोताही नहीं बरतना क्योंकि सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखना। तो आपको अच्छे से डाउट है तो तुरंत पूछना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, इस बात को मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की अगर बात करते हैं, मतलब एक ऐसी समस्या है जहां अर्थव्यवस्था में जो अपनी नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसी या सरकार के द्वारा जिन परेशानियों को उठाना पड़ता है, जिस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति के पास हमेशा साधन सीमित होते हैं। तो साधनों के आवंटन, साधनों से उपयोग, साधनों के प्रयोग के लिए जो समस्या उत्पन्न होती है वो तीन प्रकार से होती हैं और अर्थव्यवस्था में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मूल जो है केंद्रीय कारक कहते हैं। जैसे उत्पादन क्या किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किस लिए किया जाए, ये तीन प्रमुख केंद्रीय समस्या है। चलिए इनको डिटेल से जानते हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। देखिए, अगर हमारे अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं तो हमें उन साधनों को इस प्रकार से उत्पन्न करना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो किन आवश्यकताओं को पूरा करें, मतलब हम किसकी, मतलब लोगों की आवश्यकता कई प्रकार है। लोगों को अच्छा खाना चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को जो है मनोरंजन चाहिए, लोगों को जो है चिकित्सा चाहिए। तो लेकिन हम हर एक चीज को एक बार में नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। तो यहाँ पर जो क्या उत्पादन किया जाए वास्तव में अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या को बताता है, चयन की समस्या को बताता है, जो ये बताता है कि हम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस समस्या का चुनाव पहले करें ताकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके। और दूसरी बात है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन कितनी मात्रा में करनी है। खाना है, खाने के लिए हमें गेहूं का उत्पादन करना है और गेहूं की कितनी मात्रा चाहिए, इस बात को भी हमें यहाँ पर तय करना पड़ता। तो पहली समस्या चुनाव की समस्या जुड़ी है। हमने तय कर लिया कि लोगों की आवश्यकता के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे और खाने के लिए हमें गेहूं चाहिए। अब बात ये आती है कि 500 टन का गेहूं चाहिए, 500 टन गेहूं आएगा कहां से,
मतलब उस गेहूं का उत्पादन कैसे करें, गेहूं हमारे पास आएगा कैसे। तो यहाँ पर दूसरी समस्या होती है कि हम किसी भी चीज का उत्पादन कैसे किया जाए, जो ये बताता है कि उत्पादन करने के लिए हम किस तकनीक का प्रयोग करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की होती है। एक तो हम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक का। जो श्रम प्रधान तकनीक का ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का उत्पन्न करते हुए उत्पादन करना, और पूंजी प्रदान करता है कि हम मशीनों का प्रयोग करते हुए, पूंजी का प्रयोग करते हुए तुरंत उत्पादन को बढ़ा लें, लेकिन यहाँ पर रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो बात है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन करना है या नहीं करना है। केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार प्रसन्न है, तो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक है। और अर्थव्यवस्था में रोजगार भी बढ़ाना है तो श्रम प्रधान तकनीक, या फिर हम दोनों का मिश्रण रूप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि उत्पादन के लिए किस तकनीक का सही उपयोग किया जा सके, राइट। अब मान लीजिए हमने दोनों का उपयोग, कुछ हमने अपने यहाँ पर रोजगार देते उत्पादन, कुछ जो है मशीनों के द्वारा करते, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। अब बात होती है कि जब उत्पादन हो जाता है, उस उत्पादन का सही वितरण कैसे करें, मतलब उत्पादन किसके लिए समस्या है। हमारे पास 500 टन गेहूं है और 500 टन गेहूं को जनता के बीच में लेकर बांटना है, तो भाई कैसे बांटे, मतलब किस प्रकार से उत्पादन का समान वितरण हो, ये बताता है। और उत्पादन की वितरण करने के लिए दो प्रकार के वितरण होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक कार्यात्मक, जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में समान रूप से उत्पादन का वितरण। तो जब अर्थव्यवस्था में इन तीनों समस्या का समाधान कर लिया जाता है, तब जाके उत्पादन वास्तव में शुरू होता है और आवश्यकताओं का संतुष्टि शुरू हो चली जाती है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा प्रोफेसर स्ट्रैगलर एंड लिफ्टविच ने कहा था कि उत्पादन के अलावा भी कुछ केंद्रीय समस्या होती है, जैसे हमारे पास जो भी साधन है, उन साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो। क्योंकि जो साधन होते हैं सीमित होते हैं, सीमित साधनों का एक कुशलतम प्रयोग होना जरूरी है। हमें 100% उपयोग करना है, और ऐसे उपयोग करना है कि आने वाली जनरेशन भी उसको सही तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। हमने प्रयोग कर लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा इसके जब कुशलतम उपयोग की बात करते हैं, उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में उपयोग करना, और सीमित साधनों का अपूर्ण या कुशलता के पूर्वक उपयोग करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हमें यह भी जानना है कि आर्थिक विकास भी होना चाहिए। हमें केवल साधनों का उपभोग ही नहीं करना है, साधनों का प्रयोग ही नहीं करना है, हमें इस प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है जिससे वृद्धि दर बढ़े, आर्थिक विकास हो, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, विकास बढ़े, राइट। ये हमारी एक केंद्रीय समस्या के अंतर्गत जाना जाता है। केंद्रीय समस्याओं के बाद जो तीसरा टॉपिक मैंने कहा था, उत्पादन संभावना वक्र। क्योंकि हम उत्पादन की बात करते हैं, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की बात करते हैं, तो हमें अपने सीमित साधनों के द्वारा ऐसे उत्पादन करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब भी हम दो वस्तुओं की उत्पादन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित साधन है, तो दो वस्तुओं के उत्पादन जब करने जाएंगे, साधन सीमित होगा और उत्पादन की तकनीक भी हमारे पास सीमित होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उत्पादन हम अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन के कौन कौन से संयोग बन सकते हैं, और उन संयोग को जब वक्र के रूप में दर्शाते हैं, जैसे कि यहां दे रखा उत्पादन के विभिन्न मात्रा को वक्र के रूप में जब दर्शा रहे हैं, तो इसी उत्पादन वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। जब हम सभी साधनों का उपयोग करेंगे, तो ये वक्र के ऊपर हमारा बिंदु बनेगा। जब हम साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, तो वक्र के अंदर बिंदु बनेगा, और जब अधिकतम उपयोग करने जाएंगे तो ये पॉइंट, तो पॉइंट के बाहर उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमेशा उत्पादन वक्र हमारा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा, और मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, ये नतोदर। क्वेश्चन बनता है उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, और ये हमेशा वाई और एक्स अक्ष को छूता हुआ होता है, राइट। ध्यान रखना इस चीज को। अब हमें यह भी पढ़ना है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं दिया हुआ है जो आपको जानना है, दैट इज उत्पादन संभावना वक्र साधनों के कुशलतम आवंटन को बताता है। ये दर्शाता है कि हम अपने साधनों का दक्षता पूर्वक प्रयोग कैसे कर रहे हैं, मतलब हर एक बिंदु के ऊपर बन रहा है नहीं बनता है। अवसर लागत, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के उत्पादन के बीच व्यापार बंद को बताता है, क्योंकि हम अगर एक वस्तु के उत्पादन को मात्रा बढ़ाएंगे,
तो दूसरी मात्रा उत्पादन हमारी कम होगी ही होगी। इसके अलावा कमी जागरूकता कि किस प्रकार से हम अपने सीमित साधनों का उचित प्रयोग कर रहे हैं। वक्र का ढलान ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, अवतल आकार बनता है, घुमावदार बनता है, ऊपर से नीचे गोल आकृति टाइप का ये बनाता है, और यहाँ पर ये बताता है कि हमारा आउटपुट लेवल कितना उच्चतम स्तर पर बन रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र की ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा उत्पादन संभावना वक्र की कुछ प्रमुख मान्यताएं भी हैं, जिन मान्यताओं को पूरा करके ही उत्पादन संभावना वक्र बनाई जा सकती है। राइट। तो यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं की बात करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र ये मान के चलता है कि श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी जैसे संसाधन हमेशा स्थिर रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तकनीक उत्पादन की तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो वस्तुओं या फिर सेवाओं के उत्पादन की बात होनी चाहिए। यहाँ पर संसाधनों का बिना किसी बर्बादी के उच्चतम और कुशल प्रयोग होना चाहिए। ये मन के चलते हैं कि हम अपने साधनों का पूर्ण रोजगार के साथ संचालन करते हैं। उत्पादन ट्रेड ऑफ ये मानता है कि संसाधनों के दो वस्तुओं के उत्पादन के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब एक का प्रयोग दूसरी की जगह, दूसरे का तीसरी जगह किया सकता है। यहाँ पर ये मान के चलते हैं आर्थिक स्थिरता बनी हुई है, अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये मान के चलता है कि हमारी प्राथमिकता और इच्छाएं हमेशा एक समान है, हमारी प्राथमिकता इच्छाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये सब समान बनी रहती है तभी उत्पादन प्रक्रिया सही प्रकार से आगे चलती है। राइट। इन सब के बाद में हमें चलना है, क्योंकि हम उत्पादन की बात करते हैं, हम संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाओं के प्रयोग होने से अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बनती है। तो ऐसे में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को तीन वर्गों में बांटा गया, तीन ग्रुप में वर्गीकृत किया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको दूसरे अर्थों में बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको दूसरे नाम से केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों के बारे में समझिए, जानिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है बेटा जहां पर उत्पादन के जितने भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, इन सब के ऊपर जो है निजी क्षेत्र का, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। कहने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था का उत्पादन, अर्थव्यवस्था का उपभोग, अर्थव्यवस्था का विनिमय, निवेश, सब कुछ निजी व्यक्तियों यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण भी बाजार के द्वारा किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर सरकार का बिल्कुल भी इस अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का काम अर्थव्यवस्था को देखभाल करना, सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत यंत्र काम करता है। कीमत यंत्र का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जहां वस्तु की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। राइट। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषता है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, समस्त प्रकार के आर्थिक निर्णय बाजार द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर उत्पादकों के बीच में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। हर एक उत्पादन प्रक्रिया का एक ही उद्देश्य होता है, अधिकतम अधिकतम लाभ कमाया जा सके। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और समस्त कीमत निर्णय आर्थिक तंत्र के द्वारा, कि बाजार के द्वारा, कीमत तंत्र के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है ना। तो विशेषताओं को दिमाग में बैठा के रखिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार अर्थव्यवस्था के बाद जो दूसरी अर्थव्यवस्था है दैट इज समाजवादी अर्थव्यवस्था। हाँ, रही बात ये कि उदाहरण, क्योंकि कभी कभी आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण, वर्तमान समय में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, विश्व में जितने भी विकसित देश आज आपको दिखाई देते हैं, लगभग लगभग सभी विकसित देश, 99% विकसित देश आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे यूएसए, अमेरिका, जैसे फ्रांस, जैसे इंग्लैंड की बात करते, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश ही है।
लेकिन जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर जिस देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा किया जाता है। अब सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है इसको। केंद्रीय नियंत्रित क्यों? क्योंकि केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। यहाँ पर निजी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था संचालित है, मतलब समस्त क्रियाएं सरकार के अंडर में होती हैं, सरकार के अधीन में होती हैं, सरकार के लाइसेंस के द्वारा होती हैं। ठीक है। अब इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या क्या है, ध्यान में रखना। यहाँ पर उत्पादन के साधन सरकार के स्वामित्व में होता है। सरकार ही आर्थिक निर्णय लेती है, क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, सरकार के अधीन में होता है। इस बाजार में प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। इस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं समाज के हित के लिए किया जाता है, जन कल्याण को ध्यान में रखना किया जाता है। और जब वस्तु की कीमत के निर्धारण की बात करते हैं, तो वस्तु की कीमत का निर्धारण नियोजन के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ देशों में पूंजीवादी, कुछ देश में जो है समाजवादी। अब कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पर ये दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है, मतलब कुछ कुछ हिस्सा हमारा पूंजीवादी, कुछ कुछ समाजवादी से मिलता जुलता, मतलब सरकारी निजी सभी प्रकार की क्रियाएं संचालित होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर आपका बाजार तंत्र और साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। आपने देखा होगा हमारे देश में यहाँ पर सरकारी कंपनियां भी है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी है, ठीक ना। सरकार कंपनीज का जो पुराने समय चलती हुई आ रही हैं, जब 1991 से पहले हमारे देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप में चलती थी, और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों के द्वारा मुक्त काम किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर निजी और सरकारी सार्वजनिक सभी प्रकार के जो है दोनों प्रकार के तंत्र आराम से साथ साथ पैरेलल वे में काम कर रहे। तो इस बाजार की, इस अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही का स्वामित्व है, जहां पर उत्पादन के साधनों का दोनों मिलजुल कर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर समस्त आत्मनिर्णय समाज के हित को ध्यान में रखकर बाजार द्वारा किया जाता है। कीमत निर्णय आर्थिक कल्याण के साथ साथ निजी लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है, और इस बाजार की में प्रतियोगिता भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार और निजी दोनों द्वारा कार्य करते हैं। निजी और सरकार के बीच में कंपटीशन और फेयर कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का भी नियंत्रण थोड़ा बहुत होता है। तो निजी क्षेत्र मनमर्जी भी नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? क्या आपके लिए फायदेमंद है? क्या कुछ कमियां हैं? क्या आपको कुछ और जानना है? तो लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आप जब सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी का एग्जाम होने के बाद आप मेरे मुझे एक मैसेज करें कि थैंक्स सर, कि आपके कारण मेरा स्कोर अच्छा हुआ। बस इसी मैसेज को पाने के लिए मैं आपके लिए लगा हुआ हूं, और आशा करता हूं आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।